Hello everyone, I am Muid Ahmed Siddiqui, and in this video I will solve a question from the budgeting chapter. अच्छा, अब ये मेरे पास एक सवाल है बजटिंग का। इस सवाल की अगर आप रिक्वायरमेंट देखें, मैं आपको अभी यहाँ पे ये सवाल एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूँगा कि देखें ये क्वेश्चन मेरे सामने है स्क्रीन पे ना, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को ना पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को एक मर्तबा सही से रीड कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक मर्तबा यहाँ पे पहले रीड कर लेंगे ना और उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन को समझना जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब ये देखें कि ये एक क्वेश्चन है मेरे सामने बजटिंग का। ठीक है, बजटिंग का क्वेश्चन है ये मेरे सामने। अब इसमें जो है वो करना क्या है हमें कि इसकी दो रिक्वायरमेंट्स है। एक पहली रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन द प्रेजेंट अप्रोच टू बजटिंग adopted in Gamma Limited and discuss the advantages and disadvantages of involving consultants in the preparation of future budgets। अच्छा, तो ये देखें ये एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट के दो पार्ट्स हैं। पहले तो जो करंट अप्रोच है बजटिंग की, जो करंट अप्रोच है उसको एक्सप्लेन करना है। कंपनी जो जिस जिस अप्रोच के तहत कंपनी बजटिंग कर रही है उस अप्रोच को एक्सप्लेन करना है। और फिर इसमें ये जो है ना सिनेरियो से रिलेटेड ये एक पार्ट है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वॉल्विंग कंसल्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर बजट्स। तो ये अभी हम देखेंगे जब मैं आपके सामने ये सवाल पढ़ूंगा। अच्छा, फिर इसकी रिक्वायरमेंट भी है प्रिपेयर एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट फॉर द प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, अब इसी ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बजटेड और एक्चुअल की, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसके अंदर क्या है कि विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कंट्रोलेबल प्रॉफिट एंड एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड विच प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक मेजर ऑफ द वेरिएंसेस फॉर द पीरियड। इसी स्टेटमेंट को जो है वो रिकैलकुलेट करना है एक तरह से। ठीक है, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट इसी की ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट बनानी है और इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक नई स्टेटमेंट बनानी है। और उस स्टेटमेंट में जो है वो आपको उस स्टेटमेंट में वेरिएंसेस शो करनी है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। थोड़ा सा पहले सिनेरियो पढ़ लेते हैं। You are the newly appointed management accountant of Gamma Limited. A company provides consultancy services to NGOs and various small industries. The operating statement for its IT division, which operates as a profit center for the year ended 30th June 2014, is as under। प्रॉफिट सेंटर की अगर हम बात करें तो देखें, प्रॉफिट सेंटर वो जगह होती है जहां पे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसी जगह जहां पे जिसके मैनेजर्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए प्रॉफिट्स को मैनेज करने की। मिसाल के तौर पे लेवाइस है, हमारे पास पाकिस्तान में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी लेवाइस है जिसके आउटलेट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं इस वक्त। अब जितने भी आउटलेट्स हैं यहाँ पे लेवाइस कंपनी को रेवेन्यू भी हो रहा है और यहीं पे कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ रही है। तो रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर हम लेवाइस के जो मैनेजर्स हैं इनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि भाई आपको जो है वो अपने डिवीजन के अपने आउटलेट्स के जो है वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंक्रीज करने, तो ये जो इसका मतलब है कि लेवाइस के जो आउटलेट्स हैं ये क्या है, ये इसके प्रॉफिट सेंटर्स हैं और इनके मैनेजर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन आउटलेट्स के प्रॉफिट्स को इंप्रूव करें। ठीक है, तो प्रॉफिट सेंटर कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहां से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, आईटी डिवीजन मैनेजर मिस्टर कमल अलवी having the IT background does not know how flexible budget differs from the static budget। अच्छा, आईटी मैनेजर को ये नहीं पता, डिविजनल मैनेजर को ये नहीं पता कि फ्लेक्सिबल बजट और स्टैटिक बजट में क्या फर्क होता है। In the beginning of July 2013, he was assigned the budget and he is extremely happy that the actual profit has exceeded the budgeted expectation by 29,860। अच्छा, he is keen to know how this has been achieved। He is keen to know how this has been achieved। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि
जो है ये जो डिविजनल मैनेजर हैं ये बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो बजटेड प्रॉफिट से 29,860 जो है वो ज्यादा है। और अब वो जानना चाहते हैं कि ऐसा ना कैसे हुआ है। तो हमें इस बात का भी यहाँ पे इनको ये बात भी थोड़ी सी समझानी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल बजट, देखें फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट का जिक्र है इस सवाल में। हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली पहले ये ओरिजिनल बजट है, ये देखें ये जो आपके सामने जो पहले कॉलम में दिया गया है ये ओरिजिनल बजट है, ठीक है। ओरिजिनल बजट को हमें फ्लेक्स करना है। तो जब हम ओरिजिनल को फ्लेक्स करते हैं, यानी कि ओरिजिनल से फ्लेक्सिबल बजट पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक रेट कैलकुलेट करते हैं। तमाम ये जितनी भी हमारी ये जो कॉस्ट है, जितनी भी ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, देखिए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होगी, ठीक है। एक्टिविटी लेवल के साथ क्या होगी, एक्टिविटी लेवल के साथ जो है वो चेंज होगी। तो जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, जब एक्टिविटी लेवल के साथ जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होगी, तो हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को, फ्लेक्सिबल बजट जो हम बनाते हैं वो हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के मुताबिक बनाते हैं, हम बजटेड एक्टिविटी लेवल के मुताबिक नहीं बनाते। तो फ्लेक्सिबल बजट जो है ना वो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के मुताबिक बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के मुताबिक हम बनाएंगे और ओरिजिनल बजट को हम क्या करेंगे, पहले फ्लेक्स करेंगे। तो और फ्लेक्सिबल बजट जो हमारा बनेगा उसको फिर हम इस एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये बात हमें जो है यहाँ पे इस तरह से हमें ये रिक्वायरमेंट बी में ये कैलकुलेशन करनी है। पहले ऐसा करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट बी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट ए जो कि हमारा एक थ्योरी का पार्ट है इसके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट बी आए, पहले रिक्वायरमेंट बी सॉल्व करते हैं और पहले जो है वो फ्लेक्सिबल बजट हम बनाते हैं, ठीक है। पहले हम बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। नाउ फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या लेंगे, हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल लेंगे। तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, यहाँ पे जो एक्टिविटी लेवल है वो क्या है, वो चार्जेबल कंसल्टेंसी आवर्स है। बजटेड 2400 था, एक्चुअल कितना है 2500 है। तो फ्लेक्सिबल बजट हमारा चार्जेबल आवर्स आ जाएगा, जो हमारे एक्चुअल चार्जेबल आवर्स है कितने हैं, चार्जेबल आवर्स, चार्जेबल आवर्स है हमारे 2500, ठीक है। नाउ चार्जेबल आवर्स है हमारे कितने हैं, 2500 है, सही है। अच्छा, अब क्या है कि अब हमें क्या करना है कि अब हम पहले फीस चार्ज कैलकुलेट करते हैं इसमें। फीस चार्ज देखें, अगर हम ओरिजिनल बजट के मुताबिक देखें तो हम पर चार्जेबल आवर कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, हम 2000 पहले हम 360,000 को डिवाइड करेंगे इस 2400 से, तो हमें पता, हमारे पास एक बजटेड रेट आ जाएगा ये फीस चार्ज का। तो ये देखें, ये जो बजटेड रेट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 150 रुपीस पर आवर, 150 रुपीस पर आवर है। अच्छा, अब एक्चुअल जो है हमारे पास एक्टिविटी लेवल वो कितना है, वो है 2500, ठीक है। तो देखें अब क्या करेंगे, फीस, फीस का जो रेट आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। 150 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 2500 से, तो ये बन जाएगा फीस चार्ज, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेस करूंगा, जितनी भी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है ना इनको मैं लेस करूंगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी लेवल के साथ ना क्या हो जाती हैं, एक्टिविटी लेवल के साथ जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो बजटेड एक्टिविटी लेवल के मुताबिक अगर हम देखें तो ये जो है
वेजेस कितनी है 1920 है। 1920 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2400 से, तो हमारे पास इसका एक रेट आ जाएगा, कैजुअल वेजेस का एक रेट आ जाएगा। नाउ देखते हैं कैजुअल वेजेस का रेट क्या है। पॉइंट 8, कैजुअल वेजेस का जो रेट है वो है 0.8, सही है। तो कैजुअल वेजेस का जो बजटेड रेट मेरे पास आया है वो 0.8 आया है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अच्छा, ये 0.8 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 0.8 मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, और कैजुअल वेजेस मेरे पास क्या हो रही है, मेरे पास इसमें से माइनस हो रही है। अच्छा, अब जो है ना, मैंने क्या किया, कैजुअल वेजेस की ये 2000 को कैलकुलेट करने के लिए कि मैंने ये बजटेड कॉस्ट ली, बजटेड कॉस्ट ली, वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैंने ओरिजिनल जो बजट में एक्टिविटी लेवल था उससे डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 0.8, यानी कि 1920 को डिवाइड किया 2400 से, तो मेरे पास जो रेट आ गया वो आ गया 0.8, और इसको मैंने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो कि 2500 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब देखें, अब और कौन कौन सी जो है वो इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट शामिल है। ये देखें, टेलीफोन एक और वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर। तो टेलीफोन की कॉस्ट जो वेरिएबल है वो कितनी है, वो है 4000। 4000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2400 से, ठीक है। चलें, फोर थाउजेंड को मैं डिवाइड कर दूंगा 2400 से, तो देखें मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है 1.67, ठीक है। मेरे पास जो रेट बन रहा है वो बन रहा है 1.67, और 1.67 को मैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो कि 2500 है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको मैं इसमें से क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीफोन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ये हो जाएगी मेरे पास। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये एक और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस वेरिएबल कॉस्ट को भी मैं लूंगा, इस वेरिएबल कॉस्ट को मैं शामिल करूंगा इसमें, और तो वेरिएबल कॉस्ट लूंगा 5280, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं बजटेड एक्टिविटी लेवल से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.2। 2.2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5500, ठीक है। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज ये हो जाएगा मेरे पास 5280 डिवाइडेड बाय 2400, 2.2। 2.2 को मैं $5500, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज हो जाएगा 5500। ओके, ठीक है। चलें, ये तो हो गई तमाम, इसमें जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। बाकी जहां तक फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक है, तो फिक्स कॉस्ट तो जो है वो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमने हमारी हो गई फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट को जो है क्या करें, यहां पे लिख देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल जो आ रहा है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का, ये आ रहा है हमारे पास 11,675 फ्लेक्सिबल बजट में, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए के वेरिएबल को लेस कर देंगे हम इसमें से, अपने रेवेन्यू में से, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम करेंगे, पहले तो हम करेंगे कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट, कंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट,
अच्छा, कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट से मुराद है वो फिक्स कॉस्ट जो वो फिक्स्ड कॉस्ट जो खुद गामा लिमिटेड के गामा लिमिटेड के जो है वो आईटी डिवीजन के, इनफैक्ट ऑपरेटिंग फॉर इट्स आईटी डिवीजन के मैनेजर कमल अलवी, यानी कि आईटी डिवीजन के मैनेजर कमल अलवी या आईटी डिवीजन की मैनेजमेंट के अपने हाथ में वो वाली फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी फिक्स कॉस्ट होंगी जो इनके जो है वो आईटी डिवीजन के मैनेजर के अपने कंट्रोल में, कंट्रोलेबल इसमें से कौन कौन सी होंगी सर? देखें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो एक कंट्रोलेबल कॉस्ट है, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को क्या डिवीजन कंट्रोल कर रही है? क्या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को डिवीजन कंट्रोल कर रही है? नहीं, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड कॉस्ट जो होती हैं उनको हेड ऑफिस कंट्रोल करता है, उनको डिवीजन कंट्रोल नहीं करती। तो ये एक नॉन कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कंसल्टेंट सैलरीज फिक्स्ड। अब आप देखें यहां पे लिखा हुआ ही वॉज असाइंड द, अच्छा, यू हैव डिटरमिन्ड आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अच्छा, you have central admin are not directly attributable, but depreciation is an attributable cost. However, depreciation is not a controllable cost since the profit has no control over। अच्छा, अब इसमें ये बोल रहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है टू द प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन जो है वो डायरेक्टली वो एक एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो कंट्रोलेबल कॉस्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, ये दो कॉस्ट ऐसी हैं जो कंट्रोलेबल नहीं है, जो कंट्रोलेबल क्या है, जो कंट्रोलेबल नहीं है। सही है। अच्छा चलें, तो इन दोनों कॉस्ट को तो हम कंट्रोलेबल कॉस्ट में अब शामिल हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखें अब फिक्स कॉस्ट की बात आ गई। फिक्स कॉस्ट है हमारी कंसल्टेंट सैलरीज, ये एक फिक्स कॉस्ट है 1,60,000। इसको हम जो है अपनी यहाँ पे हम शामिल करेंगे, क्योंकि कंसल्टेंट सैलरीज के बारे में जो है वो कोई ऐसी बात मेंशन नहीं है यहाँ पे कि कंसल्टेंट सैलरीज जो है वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे अपने पास शामिल करेंगे। ठीक है, कंसल्टेंट सैलरीज। फिर आगे आ जाते हैं हम मोटर एंड ट्रैवल कॉस्ट्स। मोटर एंड ट्रैवल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, ये एक और फिक्स कॉस्ट है मोटर एंड ट्रैवल कॉस्ट, इसको भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टेलीफोन, इसको भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। और बस ये तीन जो है, ये तीन कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट हैं। तो कंसल्टेंट की सैलरी बजट में कितनी है? 1,60,000 है, तो कंसल्टेंट की सैलरी 1,60,000 लेस हो जाएगी। ठीक है, मोटर ट्रैवल कॉस्ट जो है वो कितनी है? फिक्स 8,800 है। टेलीफोन की कॉस्ट फिक्स कितनी है? टेलीफोन की कॉस्ट फिक्स्ड है 1,200। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन में ये जो है वो हम ये फिक्स कॉस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से ये कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट जो है वो ये कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट है जो हमने अपने बजट में शामिल किए हैं। अब हम आ जाते हैं अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट पे जो मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता है। अच्छा, अब इसमें हम लेते हैं पहले एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जो एट्रीब्यूटेबल भी है, जो कंट्रोलेबल तो नहीं है, जो कि कंट्रोलेबल तो नहीं है
जो कि कंट्रोलेबल तो नहीं है लेकिन एट्रीब्यूटेबल है, जरूर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम देखें यहां तक हमने कंट्रीब्यूशन निकाला। अब हम अगर इसमें से तमाम कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रोलेबल प्रॉफिट। हमारे पास आ जाएगा कंट्रोलेबल प्रॉफिट, ये कुछ यूं होगा। कंट्रीब्यूशन में से हमने ये तमाम कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट लेस की तो हमारे पास ये कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नाउ अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें, अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट की, तो अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट जो है, अनकंट्रोलेबल में ये बोल रहा है कि यू हैव डिटरमिन्ड दैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रॉफिट सेंटर बट depreciation is an attributable cost. ठीक है, are not directly attributable, however depreciation is not a controllable cost. depreciation जो है वो controllable cost तो नहीं है, वो uncontrollable fixed cost में ही आएगी। depreciation जो है uncontrollable fixed cost में आएगी, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि मैनेजर के, डिवीजन के मैनेजर के पास ये इख्तियार नहीं है, डिवीजन के मैनेजर के पास ये इख्तियार नहीं है कि डिवीजन के मैनेजर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो है वो क्या करे, वो इन्वेस्टमेंट कर सके डिवीजन के अंदर। तो जो नॉन करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करने का इख्तियार है वो डिविजनल मैनेजर के पास नहीं है, बल्कि वो हेड ऑफिस के पास है। अब ये हेड ऑफिस के ऊपर है कि हेड ऑफिस जो है वो इस डिवीजन के लिए कितने नॉन करंट एसेट खरीदता है। डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है, डेप्रीसिएशन नॉन करंट एसेट पे चार्ज होता है। तो डेप्रीसिएशन, इसका मतलब है कि डेप्रीसिएशन कंट्रोलेबल तो नहीं है। कंट्रोलेबल यूं नहीं है कि डिविजनल मैनेजर के पास इख्तियार नहीं है नॉन करंट एसेट्स का, लेकिन एट्रीब्यूटेबल जरूर है। एट्रीब्यूटेबल क्यों है, क्योंकि वो जो नॉन करंट एसेट्स हैं जो हेड ऑफिस खरीद, तो हेड ऑफिस रहा है, इख्तियार तो हेड ऑफिस के पास है नॉन करंट एसेट खरीदने का, अप्रूवल तो हेड ऑफिस दे रहा है, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है, इस्तेमाल डिवीजन कर रही है। यानी कि इस्तेमाल कौन कर रहा है, इस्तेमाल आईटी डिवीजन कर रहा है। तो इससे जो रिलेटेड डेप्रीसिएशन है, नॉन करंट एसेट से जो रिलेटेड डेप्रीसिएशन है, दैट इज एट्रीब्यूटेबल, दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द आईटी डिवीजन। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन को हम यहां पे एट्रीब्यूटेबल जो है वो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है, ये देखें इसको यहां पे लिख देते हैं एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल, ठीक है, एट्रीब्यूटेबल एक एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। डेप्रीसिएशन कितनी है, ठीक है, डेप्रीसिएशन एक एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये हो जाएगा एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डेप्रीसिएशन एक एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये हो जाएगा एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अनएट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लेस करेंगे जो कि है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अनएट्रीब्यूटेबल, ये एक अनएट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है और इसको हम लेस करेंगे। ये कितनी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये है 30,000, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनएट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अनएट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या हाँ इसको कह सकते हैं कि हाँ ये अनएट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको, अनकंट्रोलेबल एंड अनएट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक नेट फिगर है।
ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया फ्लैक्स बजट। इसको हमें क्या करना है, अब इस बजट को हमें करना है एक्चुअल से कंपेयर। देखिए एक्चुअल में हमारे पास चार्जेबल आवर्स हैं 2500, ठीक है। नाउ फीस चार्ज एक्चुअल कितनी है हमारे पास, एक्चुअल हमने फीस कितनी चार्ज की है, 4 लाख हमने चार्ज की है। नाउ कैजुअल वेजेस अगर आप देखें, कैजुअल वेजेस वेरिएबल हमने कितने चार्जेस थे हमारे, 1200 एक्चुअली, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टेलीफोन की जो वेरिएबल चार्जेस हैं वो कितने, 4300। प्रिंटिंग पोस्टेज एंड स्टेशनरी चार्जेस कितने, 5180, ठीक है। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अच्छा अब आते हैं हम कंसल्टेंट सैलरीज के ऊपर, जो कि हमारी एक कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट है। देखते हैं कंसल्टेंट सैलरीज एक्चुअल कितनी थी, 168,000। बिल्कुल इसी तरह मोटर ट्रैवल कॉस्ट हमारी एक्चुअल कितनी थी, 8,800। और टेलीफोन कॉस्ट हमारी एक्चुअल कितनी थी, फिक्स 1600। अच्छा नाउ डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। 7,160। नाउ आगे चलते हैं, तो अब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है, 160, 31,500, इसको लेस कर देते हैं। एक्चुअल में 31,500 है, इसको हमने यहाँ पे लेस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास, हमारा एक्चुअल एक प्रॉफिट आ गया 172,260। ये देखें यही दिया हुआ है 172,260। अब देखें, अब हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है। नाउ ठीक है, अब देखें फीस चार्ज है एक्चुअल, एक्चुअल में से मैंने माइनस की फ्लेक्स, ये जो मैंने फ्लेक्स बजट में फीस ली हुई है 25,000 हो गई, ठीक है। कैजुअल वेजेस है, कैजुअल वेजेस अगर आप देखें तो कैजुअल वेजेस जो है वो मेरी फ्लेक्सिबल जो बजट में आ रही है वो 2,000 है, ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट मेरी जो है, कॉस्ट जो है वो बजटेड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये क्या है, ये एक फेवरेबल वेरिएंस है। ये क्या है, ये एक फेवरेबल वेरिएंस है। तो 1200 माइनस दिस, तो 800 बन जाएगा। तो जो मैं फेवरेबल वेरिएंस है उसको मैं किस में ले रहा हूँ, उसको मैं प्लस में ले रहा हूँ, और जो मेरे पास फेवरेबल नहीं है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं माइनस में ले रहा हूँ, इस तरह से करके। ये देखें ये आती जा रही है, ये एक एडवर्स वेरिएंस है जब ये माइनस में आ रही है। यहाँ पे देखें आप, एक्चुअल रिजल्ट में 4,300 जो है ये एक्चुअल कॉस्ट है एज कंपेयर टू बजटेड, और बजटेड कॉस्ट कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो ये एक एडवर्स वेरिएंस है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिल्कुल इसी तरह जो है वो हम करते चले आएंगे। ये आ गया इसका सम। नाउ अब हम
ये कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं अपने पास, एक्चुअल में से माइनस करते हैं हम बजटेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25,995। ठीक है। अच्छा, ये एक फेवरेबल, अगेन एक फेवरेबल रिजल्ट है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, कंसल्टेंट की सैलरीज की बात करते हैं। एक्चुअल में से हम लेस करते हैं बजटेड को। कंसल्टेंट की सैलरीज, एक मिनट देखें, कंसल्टेंट की जो सैलरीज की जो कॉस्ट थी हमारे पास वो थी बजटेड 160,000 थी। ठीक है, 160,000 थी। अब हम क्या करेंगे, लेकिन जो है क्या हुआ है कि माइनस यस, तो ये एक हमारे लिए, हमारे पास एडवर्स रिजल्ट है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमारी ज्यादा है बजटेड से। अब इसको हम करते चले आते हैं इस तरह पे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, इसमें कोई वेरिएंस नहीं है तो आंसर 0 है। इसमें जो है एक और एक एडवर्स वेरिएंस आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है बजटेड से, तो 400 की एक एडवर्स वेरिएंस आ गई जो कि माइनस साइन से यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, ये कंट्रोलेबल प्रॉफिट, कंट्रोलेबल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखें, या बल्कि हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। एक्चुअल इतना था और बजटेड इतना था हमारे पास, तो ये बनेगा 17,595, ये हमारा कंट्रोलेबल प्रॉफिट बन गया। ठीक है। डेप्रीसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रीसिएशन ये है और ये, देखें हमारा जो बजटेड डेप्रीसिएशन था वो 6,400 था, जबकि हमारा जो एक्चुअल है वो 7,160 आ रहा है। तो ये भी एक एडवर्स रिजल्ट है वंस अगेन। ठीक है। अब अगर हम जो है वो एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में ये हमने एक्चुअल लिया और एक्चुअल में से हमने ये लेस किया, तो हमारा जो एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो भी एक फेवरेबल रिजल्ट है हमारे लिए, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा है ये वाली कॉस्ट हमारी। ठीक है। ये ले, अच्छा ये हो गया अनएट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 15,335। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं इसके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक फेवरेबल रिजल्ट आ रहा है अनएट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, ये नेट प्रॉफिट भी इसको कह सकते हैं, जो कि है 15,335। तो इस तरह से जो है इसमें एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट इस पार्ट में, पार्ट बी में इस सवाल के इस तरह से बनानी है कि पहले फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, फिर एक्चुअल रिजल्ट्स को लेना है और फिर उसकी वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है। जो जो पॉजिटिव है यहाँ पे वो फेवरेबल है, हो जाएंगी। ठीक है। जो एडवर्स है वो माइनस से शो हो जाएंगी। तो ये सारे फेवरेबल रिजल्ट्स हैं हमारे लिए, ये एडवर्स है, अगेन ये एडवर्स है, एंड ये एक एडवर्स रिजल्ट है, ये एक एडवर्स रिजल्ट है, ये एक फेवरेबल रिजल्ट है। ठीक है। तो अब देखें आप, जस्ट वेट अ मिनट, ये इस तरह से जो है वो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से एक स्टेटमेंट आप बनाएंगे। ठीक है। तो ये एक बजटिंग का सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व किया, जिसमें पूरी मैंने आपके सामने जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो बना के आपको शो किया। ठीक है। अब इसके जो है ए पार्ट पे देख लेते हैं। मैंने आपसे सवाल के शुरू में कहा था कि मैं ए पार्ट पे बाद में बात करूंगा। देखिए अब ये बोल रहे हैं एक्सप्लेन द प्रेजेंट अप्रोच टू बजटिंग एडॉप्टेड इन गामा लिमिटेड। इस वक्त जो है वो क्या अप्रोच है गामा लिमिटेड की, बजटिंग की क्या
क्या तरीकाकार अपनाया हुआ है कंपनी ने बजटिंग का, ठीक है। देखें, अ कंपनी प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज टू एनजीओज एंड वेरियस स्मॉल, द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर इट्स आईटी डिवीजन which operates as the profit center for the year ended June 30th, 2014 is as under. The IT division's manager, Kamal Alvi, having the IT background, does not know how flexible budget differs from the static. In the beginning, he was assigned the budget, and he is extremely happy that the actual profit has exceeded the budget expectation. अच्छा, अब इसके अंदर ये यहाँ पे एक जगह पे, एक मिनट, he was assigned the and discuss the advantages of involving consultants in the preparation of future budgets. अच्छा, अब इसमें ये बोल रहा है कि देखें, अभी एक तो हमें बताना है कि जो प्रेजेंट अप्रोच है बजटिंग का, जो इस वक्त जो कंपनी ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया हुआ है बजटिंग के लिए, वो क्या है। और इसके बाद हमें ये बात करनी है कि अगर हम कंसल्टेंट्स, बजटिंग में कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करें तो इसका क्या फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। इसका मतलब है कि अभी जो है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, करंटली कंपनी ने कोई ऐसा कंसल्टेंट जो है वो हायर नहीं किया हुआ है। कंपनी हायर करेगी फ्यूचर में कंसल्टेंट्स बजटिंग के लिए। तो कंसल्टेंट्स जो है वो क्या करेंगे, वो लोअर मैनेजर्स के पास भी जाके बात करेंगे। कंसल्टेंट्स जो है वो लोअर लेवल मैनेजर्स से जाके बात करेंगे कि भाई बजट क्या होना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर में जो है वो क्या हो सकता है, फ्यूचर की आपकी फोरकास्ट क्या है, प्रिडिक्शन क्या है। तो कंसल्टेंट जो है ना वो नीचे लेवल तक जाके लोगों से बात करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि अगले आने वाले दिनों में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, कितने रेवेन्यूज होंगे, कितने प्रॉफिट होंगे। इसका मतलब है कि अभी जो प्रेजेंट अप्रोच है वो जो है क्या है, वो एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट अप्रोच में कोई इस तरह के कंसल्टेंट्स शामिल नहीं है। तो जो करंट अप्रोच है इस वक्त कंपनी की, वो है एक इम्पोज्ड स्टाइल ऑफ बजटिंग, एक टॉप डाउन अप्रोच है। यानी कि ऊपर के मैनेजर्स जो हैं, सीनियर मैनेजर्स बजट प्रिपेयर करते हैं और वो ये बजट जो है वो लोअर लेवल मैनेजर्स पे इम्पोज कर देते हैं। सीनियर मैनेजमेंट जो है वो बजट प्रिपेयर करती है और वो नीचे के लोगों पे ये बजट इम्पोज कर देती है और डायरेक्ट जाके नीचे के लोगों को ये बजट दे देती है कि भाई ये बजट है और ये आपके टारगेट्स हैं, इनको आपको अचीव करना है। ये एक इम्पोज्ड स्टाइल ऑफ बजटिंग कहलाएगा। ये एक इम्पोज्ड स्टाइल है, यानी कि आप सीनियर मैनेजर्स ने बजट बनाया, उनको लोकल कंडीशंस वगैरह के बारे में इतना नहीं पता है, उन्होंने बजट बनाया और उन्होंने बजट नीचे के मैनेजर्स को दे दिया और नीचे के मैनेजर्स जो थे उस बजटरी प्रोसेस में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इम्पोज्ड स्टाइल ऑफ बजटिंग की। लेकिन अब जब कंपनी जो है वो कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करेगी इस बजट में, तो उससे क्या होगा, ये जो इम्पोज्ड स्टाइल है ये चेंज हो जाएगा पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग, यानी कि बॉटम अप बजटिंग से अब कंपनी बजट प्रिपेयर करेगी फ्यूचर में। तो जब बॉटम अप स्टाइल से कंपनी जो है वो बजट प्रिपेयर करेगी तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। आए देखें इसके पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग के, या जो कहलाती है हमारे पास बॉटम अप बजटिंग, उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग एडवांटेजेस हैं, दे आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज मोस्ट फेमिलियर विद द डिपार्टमेंट। देखें, सबसे पहला जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो नीचे लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, या लेट से कंपनी है जिसके पूरे पाकिस्तान में जिसकी ऑपरेशंस है, तो अगर उसका हेड ऑफिस लेट से कराची में है या लाहौर में है, तो एक शहर में अगर हेड ऑफिस है तो कराची के में जो हेड ऑफिस है उसको पूरे पाकिस्तान में जो वो कंपनी में काम हो रहा है या जो लोकल कंडीशंस है मुख्तलिफ और दूसरे शहरों की, वो इतनी बेहतर पता नहीं होंगी, इतनी बेहतर तरीके से पता नहीं होंगी। बेहतर किसको पता होगा लोकल कंडीशंस का, जो लोग एक्चुअली उन शहरों में काम कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि जब हम अपना बजट बनाएं तो हम उन लोगों की भी राय को उस बजट में शामिल करें जो खुद जाके
या जो खुद बैठे हुए हैं उन शहरों में और दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं। बजट ऑल दो कराची में अप्रूव होगा, लेकिन इसमें दूसरे लोगों का, दूसरे शहरों के जो मैनेजर्स वगैरह हैं और एम्प्लॉयज हैं, उनकी राय का शामिल होना जो है वो ज्यादा बेहतर है। इससे बजट जो है वो रियलिस्टिक हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपस में लिंक्ड है। इससे बजट जो है, अगर हम ऐसा करेंगे तो बजट जो है वो और ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि लोकल कंडीशंस का पता जो है वो हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स को होगा, बेहतर तरीके से पता होगा, जो खुद उन कंडीशंस में काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा इससे यूनिट्स के दरमियान, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि लोगों की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों की राय शामिल होगी, तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। स्पेसिफिक रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूडेड। अच्छा, स्पेसिफिक रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स यानी कि रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम जो है स्पेसिफिक, अब मिसाल के तौर पे हमारे जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, तो स्पेसिफिक रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि इसमें आपको मुख्तलिफ लोगों की राय को शामिल करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी लोगों से, और हो सकता है कि कोई ऐसे एसओपीज हों बजटिंग के लिए, नए एसओपीज आपको बनाने पड़े अपने लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए, जो वो बजटिंग को, जो वो बजटरी कंट्रोल्स को, यानी कि जो वो बजट बनाते हुए उन एसओपीज को अप्लाई करें। ठीक है, दे मे कॉज मैनेजर्स, अच्छा मैनेजर्स जो है वो इसमें बजटरी स्लैक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि मैनेजर्स जो है वो थोड़ा सा अपनी रिलैक्सेशन के लिए या अपने फायदे के लिए इसमें बजटरी स्लैक जो है वो इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये कि लेट से मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे जो है ना वो, मैं जो है वो काम कर सकता हूँ, मैं 4 लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँ कि भाई मुझे 5 लोग चाहिए अपना काम आसान करने के लिए, तो 5वें आदमी को हायर करने की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो मैं जो है वो एक कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पोज कर दूंगा। तो ये क्या है, ये एक तरह का बजटरी स्लैक है। स्लैक क्या होता है? अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस। ठीक है, तो यानी कि मुझे रिसोर्स जो है ना वो इतनी ज्यादा मैं कर सकता हूँ, लेट से मैं जो है वो कम रिसोर्सेज के साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के अपनी रिलैक्सेशन के लिए मैं ज़्यादा रिसोर्सेज, सीनियर मैनेजमेंट से बोलूँ मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बजटरी स्लैक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं बायस्ड हूँ। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट मे बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ प्लीजिंग सीनियर मैनेजमेंट। ऑप्टिमिस्टिक, हाँ देखें, सीनियर मैनेजमेंट को खुश करने के लिए हो सकता है कि नीचे वाले जो मैनेजर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक, वो पॉजिटिव फोरकास्ट बनाना शुरू कर दें। ठीक है, और इस हो सकता है कि हमें अपना बजट जो है, बजटिंग प्रोसेस वो जल्दी स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, अगर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो इससे नुकसान ये हो सकता है कि अगर हम लेट से अभी जो है हमारा साल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम बजटिंग प्रोसेस अगर 6 महीने पहले बजट बनाना शुरू कर दें अगले साल का, तो हमारी जो फोरकास्ट है वो डेफिनेटली इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि फोरकास्ट हमारी उस सूरत में एक्यूरेट होती है जितना जितना करीब होते हैं हम फ्यूचर के, उतनी हमारी फोरकास्ट जो है वो उतनी एक्यूरेट होती है। लेट से मुझे कल का पता है कि मेरी कल जो है वो कौन सी क्लास होगी। ठीक है, कल के क्लास के टाइमिंग मुझे पता है, लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे 6 महीने बाद की क्लास आप जो है वो कौन सा पेपर पढ़ा रहे होंगे, तो उसको जो है फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और मेरी जो है प्रिडिक्शन इज लाइकली टू बी मोर इनएक्यूरेट इन दैट केस। तो अगर हम जल्दी बजट बनाना शुरू करेंगे तो हमारी जो फोरकास्ट है, जो प्रेडिक्शन है, वो क्या होगी, वो थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट वॉज मोहिद अहमद सिद्दीकी, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प regarding strategic management accounting, you can contact me via Facebook, via WhatsApp। मेरे नंबर्स जो हैं वो गिवन है, मेरे WhatsApp के ग्रुप्स में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल है मेरा, वहाँ पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कोई भी अगर आपको किसी किस्म की असिस्टेंस की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है।